नाज़रीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश। जैसा कि आप जानते हैं कि कैथलिक टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। लास्ट एपिसोड में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में सीखा था और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की एपिसोड भी प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में ही है, मगर आज हम उसके कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। सो आइए हम अपने आज के ट्रेनर को वेलकम करते हैं, मिस्टर इफ्तिखार अंजुम को, जो कि ऑक्टोपस कम्युनिकेशन के CEO हैं और IDE पाकिस्तान के को-फाउंडर हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, हमने ये सुना है कि अलीबाबा पे न्यू सेलर्स अक्सर कुछ स्कैम्स की जद में आ जाते हैं। सो आप प्लीज़ नाजरीन को ये बताएं कि व्हाट आर द पॉसिबल स्कैम्स ऑन अलीबाबा और इनको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जब हम अलीबाबा की बात करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, तो अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए चैलेंजेस भी हैं। और जहाँ तक स्कैम्स की बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि अलीबाबा पे अगर हम एस्टीमेट करें 2020 में, तो इन मिलियंस लोगों ने कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाई हैं स्कैम्स की। तो इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें। तो इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द पॉसिबल स्कैम्स क्या होते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले जो स्कैम्स हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या स्कैम्स हो सकते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड सबसे पहला स्कैम ये हो सकता है कि जब आप सैम्पलिंग करवाते हैं, आपने सैंपल मंगवाया, सैंपल पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और मिली, लेकिन जब आपने ऑर्डर किया तो जो ऑर्डर आपको डिलीवर किया गया उसकी क्वालिटी आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक नया सेलर इस प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करता कि कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे सेलर्स अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं। फिर समटाइम ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो सेलर अक्सर आपको जो प्रोडक्ट कमिट करता है उसकी प्राइस चेंज कर देता है। बाद में आपको ये बताता है जी कि प्राइस जो है वो रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम इसी प्राइस के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकें, सो हमें प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप उसमें उस वक्त चूँकि आपने कुछ पेमेंट कर दी होती है और आपने अगर प्रॉपर प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया होता तो वहाँ पे आके भी एक नया सेलर स्टक हो जाता है। इसी तरह अगर मैं और प्रोडक्ट की जो है वो बात करूं, तो वो प्रोडक्ट समटाइम ऐसा होता है कि कुछ इंटरनल जो है वो मशीनरी प्रोडक्ट की उस तरह नहीं होती जो आप रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे जो पहला स्कैम जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपको जो प्रोडक्ट्स सैम्पलिंग में दिखाई गई हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि एंड तक जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो, डिस्पैच हो, तो आपको वो क्वालिटी को इंश्योर करना है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर आप एक्सपीरियंस सेलर होते हैं तो आप उसको डिफरेंट फेजेस पे टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में भी हम जो है वो आगे जाके बात करेंगे। दूसरे बड़े जो स्कैम्स की कैटेगरी है वो पेमेंट की कैटेगरी है। पेमेंट में क्या होता है, नया जो सोर्स करने वाला बंदा होता है, जो नया अमेज़ॉन पे सेलर होता है, उसको चीज़ों का नहीं आइडिया होता। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो जिस बंदे से डील कर रहे होते हैं वो कंपनी नहीं होता, वो कोई इंटरमीडिएट बंदा होता है या वो ट्रेडिंग कंपनी होती है। और ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ बाजुका तो ऐसे लोग भी अलीबाबा पर होते हैं कि जिनको जो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, जो प्रोडक्ट उनके पास होती नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो समटाइम नया सेलर वहाँ पे भी नुकसान उठाता है। तो हमें हर पॉइंट पे देखना है
कि जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी से आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, उसने अकाउंट डिटेल शेयर की है। अब अकाउंट्स पे जो डिटेल्स है वो अकाउंट के ऊपर डिटेल और है और कंपनी की डिटेल और है। आप एक नया सेलर बगैर सोचे समझे अगर वो पेमेंट कर देगा तो डेफिनेटली अगर वो सेम अकाउंट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो चीज़ देख रहे होते हैं कि आप अलीबाबा पर एक्टिवली ऑर्डर कर रहे हैं तो बीच में वो इंडल्ज होके तो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। समटाइम फिर ऐसा होता है, हम ये भी देखने में आया है कि वो आपसे ये कहते हैं जी कि आप जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस है वो हम नहीं देंगे। शुरू में उन्होंने कहा जी हम देंगे, बाद में उन्होंने कहा जी हमारे पास ट्रेड एश्योरेंस नहीं है और हम आपको 2 to 3% जो है वो वेवर दे देते हैं। नया सेलर कहता है कि चलो ठीक है 2 to 3% वेवर मिल रहा है, उसमें अलीबाबा जो है वो बीच में से निकल जाता है। जब आप उसको पैसे दे देते हैं तो वो सेलर, वो जो बायर, जो सेलर होता है जिसने प्रोडक्ट आपको सेल करनी थी, वो बीच में आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपको जब चीज़ें परचेज़ करनी है तो प्रोडक्ट को इंश्योर करना है। प्रोडक्ट से रिलेटेड अब बेशुमार स्कैम्स हैं, प्राइस से रिलेटेड बेशुमार स्कैम्स हैं, बैंकिंग डिटेल से रिलेटेड बेशुमार स्कैम्स हैं। तो इस चीज़ को बड़ा विजिलेंट होके आपने देखना होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस माइंडसेट के साथ अलीबाबा पे काम करें कि आपको पॉसिबिलिटीज़ देयर कि आपको किसी न किसी स्कैमर को फेस करना पड़ेगा, वो किसी न किसी सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये मैं नहीं कहता कि आप जो है वो अगर आपका सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आप जो है वो उस रिलेशनशिप को ख़राब करें, लेकिन अगर हम बिज़नेस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उसमें हर चीज़ को वैलिडेट करना आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप उसकी क्वालिटी को वैलिडेट करें, आप उसको टेस्ट करें, आप जब बैंकिंग डिटेल है उसको पूरा वेरीफाई करें, आप ये देखें कि वो बंदा ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी वेरिफिकेशन है कि नहीं। अगर हम ये सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे तो तब जाके हम इन पॉसिबल स्कैम से बच सकते हैं। अदरवाइज़ एक नए सेलर के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारा पैसा वो इन्हीं स्कैम्स में वेस्ट कर देता है। यकीनन सर, न्यू सेलर को बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि क्या खुदा न ख्वास्ता एक न्यू सेलर स्कैम की जद में आ जाता है तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो अपनी कोई कंप्लेंट लॉग कर सके? ऐसा कोई प्रोसीजर है इसका? डेफिनेटली इसके लिए जो मेथड है वो ये है कि जब आप अलीबाबा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप उन सप्लायर को चूज़ करें जो रजिस्टर्ड हैं, जो वेरीफाइड हैं। वेरीफाइड सप्लायर्स क्या होते हैं? वेरीफाइड सप्लायर ऐसे सप्लायर्स होते हैं जिनकी वेरिफिकेशन अलीबाबा ने की होती है। फिज़िकली उनके एड्रेसेस की वेरिफिकेशन होती है, उनके अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है, उनके स्टॉक की वेरिफिकेशन होती है। अमेज़ॉन पे जो सोर्स कर रहे होते हैं कंपनियां, अलीबाबा उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन करने के बाद उनको एक जो है वो बैज मिलता है वेरीफाइड का। जब वेरीफाइड का बैज मिलता है तो डेफिनेटली इसको अलीबाबा इंश्योर करता है। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है ट्रेड एश्योरेंस। अगर अलीबाबा से सप्लायर ने ट्रेड एश्योरेंस ली है तो उस सूरत में ये होता है कि अलीबाबा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इन केस आपके साथ कोई भी स्कैम हो जाएगा, आपके साथ कोई भी फ्रॉड होगा, तो अलीबाबा विल टेक केयर ऑफ़ दैट। क्योंकि जब आप किसी ऐसे सप्लायर को चूज़ करते हैं कि जिसने ट्रेड एश्योरेंस करवाई होती है तो आप डायरेक्ट सप्लायर को नहीं पे करते। आपने जो पैसे पे करने हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऐसा होता है कि 30% आपने बिफोर द रिसीविंग ऑफ प्रोडक्ट आपने वो चीज़ों को ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले पे करना होता है। लेकिन वो कब आप किसको पे करते हैं? अलीबाबा को पे करते हैं। अलीबाबा जब आप सैंपल रिसीव करेंगे, आप उसको ओके करेंगे, जी मेरा सैंपल फाइनल है, फिर अलीबाबा उनको 30% डिलीवर करेगा। फिर आपसे वो कहेगा जी 70% हमें दें, आप अलीबाबा को पेमेंट करेंगे। और अगर आपने प्रॉपर चैनल फॉलो किया है तो देन अलीबाबा विल टेक केयर ऑफ़ दैट। फिर आप अलीबाबा को कंप्लेन कर सकते हैं और अलीबाबा से फिर आपको वो कॉम्पनसेशन मिल सकती है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि नया सेलर जो है वो जैसे मैंने स्कैम में कहा कि स्कैम इस तरह से होते हैं कि वो अलीबाबा के थ्रू उनको पेमेंट करने के लिए रोकते हैं। वो उनको कहते हैं जी आप हमें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट करें, आप हमारे डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट कर दिए। और बाद का तो ऐसा होता है कि नया सेलर 100% पेमेंट जो है वो सेलर को सप्लायर को दे देता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। सर अब प्लीज़ ये बताएं कि अलीबाबा पर
पहला जो सैम्पल ऑर्डर है वो कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि जब भी आपने सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सैम्पलिंग है। आपने सैम्पल मंगवाना है और आपने जो क्वालिटी इंश्योर करनी है वो इन्हीं फेजेस में करनी है, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा पैसे दे दिए, एक दफ़ा आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि अगर आप सैम्पलिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप आसानी के साथ जो है वो चीज़ों की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग की बात करें ना, तो इस पे 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है कि इससे पहले कि आपने अभी ऑर्डर या सैंपल के लिए ऑर्डर आपने नहीं दिया, अभी आपको प्रोडक्ट रिसीव होनी है, तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जिस चीज़ का सैंपल आप मंगवा रहे हैं क्या वाकई आप उसको बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। मेक श्योर। और उसको कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में सीखा कि पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आप देखते हैं कि क्या अमेज़ॉन पे इसकी सर्च हो रही है, क्या अमेज़ॉन पे लोग इसको ख़रीद रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो येस, आप जो है वो उसकी सोर्सिंग के लिए सैम्पलिंग कर सकते हैं। फिर जब आप सैम्पलिंग करें तो आप जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप एक बंदे से सैंपल ना मंगवाएं। आप सप्लायर कम से कम, रिकमेंडेड ये है कि एक वक्त में आप कम से कम 10 सप्लायर को कांटेक्ट करें और उनकी एवैल्यूएशन करें, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है। उसके मुताबिक आप जो बेस्ट 3 सेलर्स हैं, जो सप्लायर हैं बेस्ट 3, उनको आप चूज़ कीजिए और उन जो 3 हैं उनको आप रिक्वेस्ट करें और उनसे आप सैंपल मंगवाएं। और दूसरी स्टेज, जब आप सैंपल मंगवा रहे होते हैं तो इससे पहले कि आप सैंपल आप रिसीव करें, वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप सेलर से बात करें इस चीज़ के लिए कि जो आपको भेजे जा रहे हैं, सैंपल भेजे जा रहे हैं, उसके फ्रेट के ऊपर आपने जो बात करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम ऐसा होता है कि आप सप्लायर को कहते हैं जी कि मैं, चूँकि हमने लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो आपके साथ करना है, तो आप हमें सैंपल की जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड ना करें, फ्रेट हम मैनेज कर लेते हैं, जो सैंपल की कॉस्ट है वो आप मैनेज कर लें। बाज़-औक़ात तो सप्लायर अक्सर इस बात पे एग्री कर जाते हैं क्योंकि उनको पोटेंशियल बिज़नेस नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाज़-औक़ात चूँकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लोग सिर्फ सैम्पलिंग के ज़रिए प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसलिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए समटाइम जो सप्लायर होता है वो फ्री में सैंपल देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसमें जितना मैनेज हो सके आप उसको ज़रूर कोशिश करें और फिर आप उससे ये भी पूछ लें कि क्या उसके पास कोरियर सर्विसेज हैं, क्योंकि कोरियर सर्विसेज भी बेशुमार कोरियर सर्विसेज हैं, उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जो आपको कॉस्ट मिली है वो डिफरेंट है और जो सप्लायर के पास जो कोरियर सर्विसेज हो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो। फिर आपने ये भी देखना है कि जब आप 2-3 लोगों से सैंपल्स मंगवा रहे हैं तो हर एक के लिए आपको अलग कोरियर की कॉस्ट ना पे करनी पड़े, आप बंडल की सूरत में कुछ मंगवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 लोगों को कहा कि आप 3 लोगों से आपने सैंपल लेने हैं, तो आप चाइना के अंदर बेशुमार ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी मुख्तलिफ ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो आपकी क्वालिटी अश्योर कर रही होती हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन है, उनको बता दें जी कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स आएंगी तो आप चूँकि हमें आप जो है वो शिप कर दीजिएगा, लेटर ऑन जब हमारा ऑर्डर आएगा तो आप उसकी क्वालिटी अश्योरेंस करेंगे। अगर आपका ताल्लुक़ अच्छा होता है तो वो कंपनियाँ ऐसा कर देती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो समटाइम आप एक कंपनी को कहते हैं कि दूसरी कंपनी के एड्रेस पे भेज दे। अगर वो प्रोडक्ट्स उनकी एक दूसरे के वो कंपैटिटर नहीं होते तो फिर आप किसी एक सप्लायर को कहेंगे जी हमारे 2 सैंपल और भी आ रहे हैं, तो आप जो है वो इन चीज़ों को इकट्ठा करके हमें भेज दें, क्योंकि डेफिनेटली आपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट फाइनल नहीं की। तो सैम्पलिंग कराना इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि आमतौर पे जो सप्लायर होता है वो सैंपल की प्रोडक्ट्स महंगी देता है, लेकिन आप उनसे ये कमिटमेंट कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि अगर हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये सैंपल की जो कॉस्ट है वो हम माइनस कर देंगे। तो बहुत सारे जो सप्लायर इस बात पे एग्री हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, फॉर एग्जांपल $200 की ये प्राइस है तो $200 हम आपके ऑर्डर में एडजस्ट कर देंगे। तो ये भी एक कमिटमेंट है जो आप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, जो सैंपल्स आ जाते हैं,
तो फिर आपने क्या करना होता है, क्योंकि ये एक बड़ा ना सिस्टमैटिक प्रोसेस है, आपको बड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी आई, क्योंकि सैंपल्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डेवलपमेंट सैंपल जो कि आप रॉ अभी लेते हैं, उसके बाद है प्री शिपमेंट है कि अभी जो जिसकी शिपमेंट होनी है उससे पहले आपने करना है, ये उससे है। और उससे पहले जो आप समझ लीजिए कि प्री मैन्युफैक्चरिंग एक होता है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले भी सैंपल लेना है। तो 3 तरह के सैंपल्स आपने लेने हैं। इसलिए जब सैंपल्स आपके पास आएंगे तो आपने उसकी लॉगिंग करनी बड़ी ज़रूरी है, उसको लॉग क्रिएट करें, उसको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर लें ताकि आपको कंपैरिजन करने में जो है वो आसानी रहे। फिर आप जब आपके पास आ जाएँ तो आप उसको टेस्ट करें, रियल टाइम में टेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि आपने अगर कॉफ़ी मग मंगवाया है तो कॉफ़ी मग को आप सिर्फ उसको देख के ना देखें कि ये अच्छा लग रहा है, आप उसमें हॉट जो है वो कॉफ़ी डालें, गर्म पानी डालें, उसको चेक करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट को जिस मकसद के लिए बनी है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं समझ सकते कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा। तो उसमें जो भी चीज़ें आपको नज़र आएँ कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी डिटेल बनाइए और आप उसको भेजिए कि ये हमें जो है वो चेंजेस चाहिए, और साथ फिर उससे ये भी ज़रूर पूछ लीजिए कि इसकी क्या कॉस्ट जो है वो हमें आप चार्ज करेंगे। तो सैम्पलिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है और इसको एक बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में आपको करना चाहिए, फिर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। सर ना हमारे नाजरीन यकीनन ये जानना चाहेंगे कि अली बाबा पे कौन कौन से पेमेंट मेथड्स मौजूद हैं और विच वन इज़ द बेस्ट पेमेंट मेथड? यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अली बाबा पे जब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं तो पेमेंट मेथड आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसे पेमेंट मेथड हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने स्कैम्स में आपको कहा कि अगर कोई सप्लायर आपसे ये कहता है कि आप पूरी अमाउंट मेरे पर्सनल अकाउंट में दे दें मुझे, तो आप ये मत समझिए कि मेरा उसके ट्रस्ट लेवल बन गया है तो अब मैं उसको पैसे दे सकता हूँ। देखें, बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं और जहाँ पे आपने रूल्स को ब्रेक किया वहाँ पे आप नुकसान उठाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि लोग आपसे कहेंगे कि मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, आपने किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने। उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि आप एक कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का ऑनर आपको जो अकाउंट दे रहा है वो कंपनी अकाउंट नहीं है, वो उसका पर्सनल अकाउंट है, या वो कंपनी अकाउंट के लिए कहता है कि डायरेक्ट इस पे ट्रांसफ़र कर दें। अब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर मैं कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दूंगा, बेशक मैं कंपनी को पे कर रहा हूं, लेकिन अली बाबा बीच में नहीं है। कल को कंपनी अगर मेरे साथ फ्रॉड कर जाती है तो अली बाबा विल नॉट टेक केयर। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई कि आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, पर्सनल अकाउंट में या कंपनी अकाउंट में, ये एक ऑप्शन देते हैं सप्लायर आपको, लेकिन आपने इसको फॉलो नहीं करना। दूसरी ऑप्शन जिसको आपने अवॉइड करना है और लोग आपको इंसिस्ट करेंगे वो है वेस्टर्न यूनियन। लोग कहेंगे जी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हमें पैसे भेज दें, दैट इज़ अ सिक्योर मेथड। यानी अगर मैं स्कोर करना चाहूँ तो वेस्टर्न यूनियन को आप ये समझ लीजिए कि 5 में से मैं 1 स्कोर देता हूँ। डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है वो 5 में से मैं 0 स्कोर उसको देता हूँ। ये वो मेथड हैं जो हैं पेमेंट के मेथड, लेकिन आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। अब हम उन पेमेंट की बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं कि जो और पेमेंट मेथड हैं और जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो बड़ा जो एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड है वो है अली पे। अली पे के नाम से अली बाबा का एक अपना पेमेंट मेथड है, सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। उसकी रिकमेंडेशन 5/5 है। इसके बाद जो दूसरा सिक्योर पेमेंट मेथड है वो है पेपॉल का। ऑल्दो कि दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अली बाबा, लेकिन चूँकि इतनी बड़ी कंपनी है कि सिक्योर कंपनी है कि वो आपके ट्रांजैक्शन की इंश्योरेंस करते हैं और इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि आपके साथ स्कैम ना हो। तो अगर इसको मैं स्कोर दूँ तो 4/5 है। या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसको LC है, LC ओपन करना कहते हैं, ये भी एक सिक्योर तरीका है।
तो टोटल मैंने आपको जो 5-6 तरीके बताए हैं, इनमें से 3 तरीके वो हैं कि जिनके ज़रिए आप स्कैम से बच सकते हैं। आप अलीपे का इस्तेमाल कर लीजिए, आप पेपॉल का इस्तेमाल कर लीजिए, आप एलसी के ज़रिए जो है वो पेमेंट कर दीजिए, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट ना करें, कभी भी कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट आप पेमेंट ना करें या किसी पर्सनल अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ना करें। ये सारे पेमेंट मेथड की ऑप्शन आपको मिलेगी, लेकिन आपने सिक्योर पेमेंट मेथड चूज़ करना है ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे ज़रा सी भी आपकी नेग्लिजेंस हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अभी तक एक आइडिया गैदर किया है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग एक ट्रिकी काम है। सो आप हमारे नाज़रीन के साथ कोई एक ऐसा प्रूवन मेथड को शेयर करना चाहेंगे जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सके? जब हम एक प्रूवन मेथड की बात करते हैं तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस, लेकिन समटाइम आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो चीज़ें आपको स्कैम से और नुकसान से बचा सकती हैं वो है प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना। जब आप अली बाबा पे प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो सबसे जो पहला काम आपने करना है, अगर मैं इसको एक आप समझ लीजिए एक फूल प्रूफ मेथड बताऊं, तो उसमें सबसे पहले आपने जो करना है, यू नीड टू सर्च फॉर सप्लायर नॉट फॉर प्रोडक्ट। आपने अली बाबा पे सप्लायर सर्च करने हैं, प्रोडक्ट सर्च नहीं करनी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना तो एक ही सप्लायर की बेशुमार प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं और आपको लगता है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप जब सर्च करें तो आप ऑप्शन चूज़ करें कि यू वांट टू सर्च सप्लायर्स की अब आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जब आपके पास सप्लायर की लिस्ट आ जाए तो दूसरा स्टेप क्या है कि टिक कीजिए वेरीफाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सप्लायर चूज़ किए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेट से आपने कहा जी आप बैकपैक ख़रीदना चाहते हैं, बैकपैक आप ख़रीदना, आपने बैग ख़रीदना है या आपने कॉफ़ी मग ख़रीदना है या मसाज गन ख़रीदनी है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को लिख के सप्लायर सर्च करेंगे। लेट से आपको 2000 सप्लायर मिले, या आप समझ लीजिए हो सकता है 20-25 हज़ार सप्लायर्स आपको मिले। लेकिन जब आपने वेरीफाइड किया तो आप नैरो डाउन करते जा रहे हैं। वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक किया तो आपको हो सकता है कि 10,000 तक सप्लायर रह जाएं। तीसरी चीज़ ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक कीजिए। अब ट्रेड एश्योरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही जो 10,000 थे उनमें से 4,000 रह जाएंगे। तो आपने इस तरह नैरो डाउन करना है। जब आप चीज़ों को कर रहे होते हैं, नैरो डाउन कर रहे होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इररेलेवेंट लोग होते हैं वो बीच में निकलते जाते हैं। फिर आपने चीज़ों को देखना है कि बाज़ ऐसा होता है कि एक ऐसा सप्लायर है जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस भी है, जिसने जो वेरीफाइड भी है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो सेलर अली बाबा से अपना अकाउंट ही ख़त्म कर देता है। अब ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब वो नया होता है। इसलिए आपने नेक्स्ट जो चेक करना है उसको देखना है कि उसको अली बाबा पर सेल करते हुए कितनी देर हो गई है। आमतौर पे लोग कहते हैं जी 1 साल या 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो आप उससे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रूवन मेथड ये है कि नेवर गो फॉर एनी सप्लायर जिसको 5 साल से कम हुए हैं चीज़ें बेचते हुए, अदरवाइज़ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कल को अगर वो अपने अकाउंट को क्लोज़ कर देता है, आपकी पेमेंट्स जो है वो आपने कर दी है, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम आएगा और फिर हो सकता है कि वो नया बंदा आपके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप उसके एक्सपीरियंस को चूज़ कीजिए कि आप उन लोगों को चूज़ करें जिनका तजर्बा या जिनको सेल करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए। तो वही जो 2000 अब 1000 की लिस्ट रह गई। अब जब आपने उनको देखा कि ये मेरे पास 1000 लोग हैं, फिर आपने जिस एरिया में प्रोवाइड करने, फॉर एग्जांपल आपने यूएसए में करना है, तो आपको वो सप्लायर नहीं चाहिए जो कि आप समझ लीजिए जो कोरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, जो अफ्रीका में प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, जो यूके में प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज आर नॉट रेलिवेंट। आप चूज़ कीजिए
जो नॉर्थ अमेरिका, लेट से नॉर्थ अमेरिका आपकी मार्केट है तो आप नॉर्थ अमेरिका चूज़ करें, वहाँ से आपको 500 सप्लायर आ गए। अब जो 500, इसी तरह आप जब नैरो डाउन करते जाएंगे आप उनके क्वालिटी चेक्स देखेंगे, जिस तरह ISO 9000 है, इस तरह के कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जब आप उनको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ये एक प्रूवन तरीका है कि आपके पास नैरो डाउन होते 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 आपके पास चंद सप्लायर रह जाएंगे कि जिनकी ट्रांजैक्शंस भी आप चेक कर लें कि अलीबाबा के ऊपर हज़ारों के हिसाब से उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, उनकी जो ओवरऑल जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उनके एड्रेसेस इवन चेक कर सकते हैं कि एड्रेसेस से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेडर हैं या ये कंपनीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को देख लें, उनके एड्रेसेस आपने देख लिए, एड्रेसेस में ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पोर्ट से कितना दूर है, अगर वो पोर्ट के करीब है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये एक प्रूवन मेथड है कि आपने, इट्स अ काइंड ऑफ फनल कि जिसको आपने फॉलो करना है। ब्रॉडर एक स्पेक्ट्रम से आप शुरू होते हैं और इसको नैरो डाउन करते जाते हैं, और अगर आप इन पूरे स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास जो बंडल ऑफ सप्लायर्स रह जाते हैं वो ऑथेंटिक सप्लायर्स होते हैं और एक्सपीरियंस सप्लायर्स होते हैं, वैसे सप्लायर्स होते हैं कि जो नॉर्मली आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, और उस पर आपके जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सर, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि अलीबाबा पे प्रोडक्ट सोर्सिंग करते वक्त अमेज़ॉन सेलर को कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि अलीबाबा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि छोटी सी नेग्लिजेंस बहुत बड़े खमियाजा उसका आपको भुगतना पड़ सकता है। और ये जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर न्यू सेलर्स, बल्कि जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं वो भी बाज़ ये गलती करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है वैसे वैसे आप चीज़ों को लेके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी है, जिस गलती को आम तौर पे सेलर कमिट करते हैं, नए भी और पुराने भी, और जिसको अवॉइड करना चाहिए, वो ये है कि जब आप एक सेलर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसी सेलर के साथ जो है वो काम करें। उससे क्या होता है कि वो फिर जब काम बढ़ता जाता है वो प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा करता जाता है, और प्राइस भी ज़्यादा करता जाता है, और आपने चूँकि उसके ऊपर ट्रस्ट होता है आप सिर्फ उसी से चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहता कि आप फौरी तौर पे सप्लायर चेंज करें, लेकिन जब आपने नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं एक टिप आपको ये देता हूँ कि उस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आप मार्केट से ज़रा थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए कि दूसरे जो सप्लायर हैं वो इसी प्रोडक्ट के लिए क्या चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोडक्ट है वो पर यूनिट $10 में उसने कोट किया है, लेकिन मार्केट से वो $8 की मिल रही है। आप उसको ज़रूर बताएं कि भाई मार्केट से ये $8 की मिल रही है, आप जो सेम प्रोडक्ट है $10 की दे रहे हैं, आप हमें या तो इस प्राइस में दीजिए या फिर हम किसी और सेलर से या सप्लायर से ले लेंगे। तो उसमें हमें फिर वहाँ पे निगोशिएट करने का मौका मिलता है, और हम जो है वो वहाँ पर एक अच्छी प्राइस जो है वो ले सकते हैं। दूसरी जो गलती आमतौर पे देखने में आई है वो ये है कि जब आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं किसी सप्लायर से, तो हमेशा इस बात का हमें ख्याल रखना होता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के अंदर जब आपने, चूँकि देखें मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अगर चीज़ें मंगवानी है तो आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान, और मैंने चीज़ें डिलीवर करनी है USA में। अब मैं यहाँ से जब ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मैं खुद तो उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे तरीकाकार ये है कि हम एक कंपनी हायर करते हैं जिसको हम सैम्पल्स भेजते हैं और जिसको पूरी डिटेल बताते हैं कि ये सैम्पल है, ये क्वालिटी है, आप हमारे बिहाफ पे जाएं और चेक करें कंपनी में कि क्या जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो इसी क्वालिटी की हैं। वो फिर हमें रिपोर्ट देती है। लेकिन चाइना जो कि एशिया में है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस देखने में आई है कि कंपनीज़ जो हैं वो जब इंस्पेक्टर्स वहाँ पे इंस्पेक्शंस करने के लिए जाते तो वो उनको भी ब्राइब कर देती हैं, वो उनको भी पैसे दे देती हैं और उनको कहते हैं जी आप ओके रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज करें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो नया सेलर या इवन पुराना सेलर है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं, पहली बात तो ये है कि सम टाइम वो अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट है, $200-300 आपको इंस्पेक्शन का पे करना पड़ेगा। और अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचते वक्त हमें ये देखना होता है कि हमें कॉस्ट कम से कम आए ताकि हम मार्जिन बना सकें। तो उसमें आमतौर पे जो सेलर्स हैं,
सम टाइम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, अब हमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अगर वो इंस्पेक्शन के लिए कंपनीज हायर भी करते हैं तो वो किसी चाइनीज़ लोकल कंपनी को हायर कर लेते हैं, जो कि $200 की बजाय आपको कहें जी $70 में हम इंस्पेक्शन कर देंगे। आप कहेंगे कि चलो इंस्पेक्शन ही करनी है ना, वो $70 में कर देंगे। लेकिन वही बात कि जब वो $70 आपसे ले लेते हैं, कोई $70 उसको सप्लायर दे देगा, वो रिपोर्ट होके कर देगा। अब जब आपके पास प्रोडक्ट आपकी FBA में चली गई, लेकिन आपको पता चला कि आपकी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं है, इंस्पेक्शन करने वाले ने भी ठीक रिपोर्ट दी थी। इसलिए जब आप पहली बात तो यह है कि इंस्पेक्शंस को अवॉइड ना करें। दूसरी बात यह है कि हमेशा ग्लोबल कंपनी, जो इंस्पेक्शन की ग्लोबल कंपनी हो, अल्टीमेटली कंप्लेन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कि किसी की ग्लोबल एग्जिस्टेंस होगी, किसी के अमेरिका में एग्जिस्टेंस है, किसी की UK में एग्जिस्टेंस है, तो वो कंपनी को तो अपना चीज़ों की केयर होगी, और जब आप कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर एक लोकल छोटी सी कंपनी है तो आप $70 के लिए कंप्लेन क्या करेंगे? पहली बात तो कंप्लेन नहीं करेंगे, फिर अगर कंप्लेन करेंगे तो शायद उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है कि हमें इंस्पेक्शंस को अवॉइड नहीं करना है। इसी तरह सैम्पलिंग में कुछ लोग गलती कर जाते हैं, तो इस तरह हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर हम जो सबसे बड़ी मैंने जो 2 चीज़ें बताई कि एक ही सेलर पे आप डिपेंड ना करें, आप जो है वो मुख्तलिफ सेलर से इंफॉर्मेशन लेते रहें, इंस्पेक्शंस को लाजमी करें, और जब आप जो है वो ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो फिर थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को भी आप अंडरस्टैंड करें कि जो फ्रेट रेट आपको पड़ रहा है वो कौन सा है, जो कोड HTC कोड होता है जिससे आप समझ लें कि आपको जो टैक्सेस पढ़ने होते हैं वो कौन से हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आपको नॉलेज होगा तो फिर आप इस प्रोसेस को फुल प्रूफ बना सकते हैं। और नॉर्मली जो नए सेलर होते हैं इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर वो गलती होती है, फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यकीनन एक न्यू सेलर को बहुत ज़्यादा अलर्ट और सर बहुत ज़्यादा इनको जो है वो विजिलेंट रहना होगा। बिल्कुल ऐसे जी। सर आखिर में आप न्यू सेलर जो अमेज़ॉन न्यू सेलर हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहें? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे जब आप प्राइवेट लेबल यानी अपनी प्रोडक्ट बना रहे हों, तो मैं ज़रूर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर ज़रूर काम करें, कि जिस प्रोडक्ट को आपने सोर्स किया है, जिसमें मॉडिफिकेशन कराई है, जिसमें आपने अपने मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ कराया है, आप उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर करें ताकि कोई दूसरा सेलर उस प्रोडक्ट को उस तरह से ना बेच सके। तो ऑल्दो कि दिस इज़ अ बिट कॉस्टली, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो अपनी प्रोडक्ट हों उनको ब्रांडेड करवाइए, और कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप परचेज़ ना करें, क्योंकि चाइना के अंदर बेशुमार कंपनीज़ ऐसी मिल जाएंगी कि जो ब्रांड्स की चीज़ें आपको बेचने को तैयार होंगी। आपको लगेगा कि अच्छा यार ये मतलब फॉर एग्जांपल नाइकी के शूज़ जो है वो मिल रहे हैं और बड़े सस्ते मिल रहे हैं, वो कहते हैं जी हम ही नाइकी वालों की प्रोडक्शन करके देते हैं, हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं, उनके भी सप्लायर हम हैं, आप हमसे परचेज़ कर लें। नया सेलर बाज़ औक़ात अट्रैक्ट हो जाता है कि ठीक है जी मैं अमेज़ॉन पे ये चीज़ें बेच दूँगा और शायद मुझे नाइकी से परमिशन भी मिल जाए। लेकिन होता नॉर्मली यही है कि बड़े ब्रांड जो होते हैं उनकी अप्रूवल्स आपको नहीं मिलती, अमेज़ॉन आपको इजाज़त नहीं देता। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, ब्रांडेड चीज़ें आप कभी भी परचेज़ ना करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आपने अपनी प्रोडक्ट खुद डेवलप की है और उसके ऊपर मेहनत की है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवाइए और उसका ट्रेडमार्क के ऊपर ज़रूर काम करें। जी तो नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा और अमेज़ॉन न्यू सेलर्स के लिए बहुत अच्छे डूज एंड डोंट्स हमारे ट्रेनर ने हमें बताए कि किस तरह से उन्होंने स्कैम्स के जद में आने से बचना है और अपनी गलतियों को कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जिन्हें अवॉइड करना है। सो आखिर में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा YouTube चैनल, हमारा कैथलिक टीवी पाकिस्तान, आप उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, आप शेयर करें, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि आने वाली एपिसोड्स को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। सो इसी नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट वीक में हम नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।